आप सभी छात्रों का आज के सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई सिद्धांत भाग 2 पर आपके साथ चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम एनसीईआरटी अनुभाग 5.2, 5.2.1 में आने वाले मुख्य बिंदुओं को लेकर चलेंगे। यह एक घोषणा है, इसे ध्यान से पढ़ें। अब आज के उद्देश्य समझ लेते हैं। तो पहला हमारा जो सीखने का उद्देश्य है वह है कोशिका की बुनियादी अवधारणा को परिभाषित करना और समझने के लिए यह भी जानना कि वह कैसे हम उसे जीवन की मौलिक इकाई मानते हैं, क्यों मानते हैं। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वह है प्लाज्मा झिल्ली के प्रमुख घटकों की पहचान करना और उनका वर्णन करना। किस प्रकार प्लाज्मा झिल्ली हमारी कोशिका के लिए आवश्यक है। तीसरा जो हमारा और अंतिम उद्देश्य है वह है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संरचनात्मक संगठन की तुलना हमें इस उद्देश्य में करनी है। तो अनुक्रमणिका के हिसाब से हमें सबसे पहले देखना होगा कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन आखिर कैसा होता है। और इसके अंतर्गत ही हम सबसे पहले जानेंगे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बारे में और उसके बाद कुछ गतिविधियों का अवलोकन हम करेंगे जिसमें गतिविधि 5.3 है, 5.4 है एवं 5.5 है। इसके बाद इस सत्र को हम सारांशित करेंगे और फिर एनसीईआरटी पर आधारित कुछ प्रश्नों को आपके साथ साझा करेंगे। फिर इस सत्र के कुछ मुख्य बिंदुओं को दोबारा दोहराएंगे और अंत में आपके सामने कुछ रोचक प्रश्न रखेंगे जिसको आपको अपनी समझ के अनुसार घर पर ही जिनका अभ्यास करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सत्र और जानते हैं कोशिकाएं कैसी होती हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि कोशिका वास्तव में है क्या। कोशिकाएं आप जानते हैं सभी जीवित प्राणी जितने भी हैं उनकी मूलभूत संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं जैविक इकाई मानी जाती है। यदि हम ध्यान दें तो हम जानेंगे कि कोशिकाओं को अक्सर जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है। यह वाक्यांश सभी जीवित वस्तुओं के निर्माण और रखरखाव में उनकी अनिवार्य भूमि को स्पष्ट करता है। तो हम कोशिका के दो प्रमुख प्रकारों का विश्लेषण कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जीव विज्ञान में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर होता है। कोशिकाओं के दोनों प्रकार जो हैं वो तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच क्या अंतर है उसके लिए यहाँ पर एक तुलनात्मक तालिका दी हुई है। आप इसमें देख पाएंगे मुख्य रूप से जो वास्तविक केंद्रक है उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम उसे विभाजित कर सकते हैं। कोशिका का आकार और संबंधित जीवों के प्रकार जैसी विशेषताओं पर भी हम ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल संरचना वाली होती हैं और जीवाणुओं जैसे कई जीव इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं अगर हम तुलना करें प्रोकैरियोट से तो काफी जटिल होती हैं और इन्हीं से पौधे, जंतु, कवक और प्रोटिस्टा का निर्माण होता है। आप देख पा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई वास्तविक केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक जो है वह झिल्ली से घिरा रहता है। आकार में यदि हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सामान्यतः बड़ी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकांग केवल और केवल झिल्लीबद्ध कोशिकांग यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाए जाते। यदि हम डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वृत्ताकार डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोटिक में हिस्टोन सहित रेखीय डीएनए पाया जाता है। कोशिका विभाजन को यदि हम तुलना करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्विखंडन के द्वारा करती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होता है। उदाहरण के तौर पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवाणु तथा आर्की बैक्टीरिया आएंगे, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पादप, जंतु, कवक एवं प्रोटिस्ट आएंगे। तो कोशिका और इसके प्रकार, हर कोशिका के 3 मुख्य लक्षण होते हैं, चाहे उसका आकार या उसका कार्य कुछ भी हो। सबसे पहले तो हमें देखना होगा प्लाज्मा झिल्ली को, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, जो कि कोशिका की बाहरी सीमा मानी जाती है या बाहरी दीवार होती है। इसके भीतर की सारी जो चीजें हैं कोशिका की वो सुरक्षित रहती हैं। इसके बाद हम आएंगे केंद्रक के ऊपर, जो कोशिका के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य की, यानी कि कोशिका के अंदर
भरे हुए जेली जैसे पदार्थ के बारे में, जिसमें बाकी सारे कोशिकांग निलंबित रहते हैं। तो ये जो 3 घटक हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य, ये तीनों जो घटक हैं, ये समुचित कोशिका का संचालन के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इन घटकों के कारण ही कोशिका अपनी सभी गतिविधियां संपन्न कर पाती है, चाहे वह वृद्धि हो, विभाजन हो या ऊर्जा उत्पादन और संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया देना हो। कोशिका के भीतर होने वाली सभी प्रक्रियाएं इन संरचनाओं के आपसी तालमेल और सुचारू कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है। अंत में ये भाग कोशिका को अपने परिवेश के साथ परस्पर क्रिया करने में भी सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को बाहरी वातावरण के साथ संचार करने और आवश्यक सामग्रियों का आदान प्रदान करने की अनुमति देती है, जो जीवित रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए अब हम प्लाज्मा झिल्ली पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, वह एक अवरोध के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के आंतरिक भागों को क्या करेगी, बाहरी वातावरण से अलग करेगी। तो एक अवरोध के रूप में कार्य करेगी। यह एक चयनात्मक रूप से पारगम्यता दिखाती है, यानी कि यह स्वयं चुनती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के भीतर प्रवेश करेगा या कौन सा पदार्थ कोशिका को छोड़कर बाहर निकले। तो यह जो विशेषता है, यह विशेषता कोशिका के आंतरिक वातावरण को संतुलित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। यह लिपिड्स और प्रोटीन नामक विशेष कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। आप लिपिड्स को एक नरम और तैलीय पदार्थ के रूप में देख सकते हैं, जो कि एक तरीके का लचीलापन प्रदान करती है कोशिका झिल्ली को, जबकि जो प्रोटीन है वह तरह तरह की सामग्रियों के आवागमन के लिए गेटों का कार्य करती है, द्वारों की तरह कार्य करती है। दिए गए चित्र में आप प्लाज्मा झिल्ली देख सकते हैं। तो ये जो झिल्ली है प्लाज्मा झिल्ली, इसके आर पार पदार्थों की गति एक महत्वपूर्ण तरीके से आवागमन कर पाती है। एक तरीका होता है उसका विसरण, जिसे अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये जो विसरण है, ये क्या है, सबसे पहले समझेंगे। यदि किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति हो जाए, तो यह विसरण कहलाती है। यह गति इस स्वतः गति को हम विसरण कहते हैं। यदि कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप स्वतः गति की तरह से जाने लगे, जैसे कि कोशिकाओं में जो विसरण है, उसका यदि हम एक बेहतरीन उदाहरण माने तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उदाहरण हम ले सकते हैं कि वो कैसे अंदर और बाहर जाती हैं कोशिका। जिस प्रकार से किसी कमरे में यदि एक कोने में हम अगरबत्ती जला दें और कुछ समय बाद पूरे कमरे में वह सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका झिल्ली के आर पार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ती हैं, ताकि कोशिका के भीतर और बाहर संतुलन बनाया जा सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड पर चलिए हम पहले ध्यान दे लेते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वह कोशिका से बाहर की तरफ आती है जब उसकी सांद्रता अधिक होती है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के अंदर एक अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ही पैदा तो होती है। तो इसका मतलब कोशिका के अंदर इसकी सांद्रता ज्यादा है, तो बाहर जब अंदर ज्यादा है तो अंदर से बाहर चली जाएगी। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। तो इस अपशिष्ट को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कुशलता पूर्वक कोशिका विसरण के द्वारा बाहर निकालती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आमतौर पर ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो बाहरी एनवायरनमेंट में, बाहरी वातावरण में ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन का विसरण बाहर से कोशिका के अंदर होगा और यह निरंतर आदान प्रदान कोशिका को स्वस्थ और कार्यशील बनाता है। और इसका भी वितरण किस तरह से होगा? विसरण के द्वारा होगा। तो यह विसरण की बात थी। अब दूसरा जो तरीका है उसे हम बोलते हैं परासरण। परासरण, जिसे अंग्रेजी में हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं। इसमें परासरण के द्वारा चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं की गति उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न जल सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। और जब कोई जल उच्च सांद्रता यानी कि जहां पानी अधिक है, पानी के अणु ज्यादा हैं, वहां उस तरफ जाएंगे जहां पानी के अणु कम हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परासरण।
तो किसी कोशिका पर परासरण का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार से विलयन में रखा गया है। तो विलयन में किस प्रकार से रखा गया है यह हमें देखना होगा। तो हमें इसके लिए कोशिका को विभिन्न वातावरणों में रखना होगा और फिर देखना होगा कि उसके क्या परिणाम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिका को रखेंगे अल्प परासारी विलयन में। इस स्थिति में कोशिका के बाहरी विलयन में कोशिका के अंदर की तुलना में जल की सांद्रता अधिक होगी, क्योंकि यह अल्प परासारी विलयन है। तो जल परासरण द्वारा कोशिका के भीतर प्रवेश करता है, जिससे वह कोशिका क्या होती है, फूल जाती है, बिल्कुल पानी से भरे गुब्बारे की तरह। और यही कारण है कि पानी देने पर पौधे की कोशिकाएं फूलकर दृढ़ हो जाती हैं। दूसरा विलयन होता है समपरासरी घोल। ठीक है, तो समपरासरी घोल में यदि हम किसी कोशिका को रखते हैं तो समपरासरी विलयन होगा, और इसमें इस स्थिति में बाहरी विलयन और कोशिका के भीतर जल की जो सांद्रता है वह बिल्कुल समान होगी। तो इसके परिणाम स्वरूप जल में कोई शुद्ध गति नहीं हो पाएगी, जिससे कोशिका का आकार जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी जैसा था आकार वैसा ही बना रहेगा, कोशिका समान आकार की रहेगी। और तीसरा जो है, यदि हम कोशिका को एक अति परासारी विलयन में रखें, तो यदि हम किसी अति परासारी घोल के अंदर कोशिका को रख देते हैं तो क्या होगा, घोल में क्या है, पानी की मात्रा कोशिका से कम होगी, तो पानी कोशिका से बाहर निकल आएगा, और जब पानी कोशिका से बाहर निकल आएगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। जैसे कि अगर किसी ठीक वैसे ही जैसे हम किसी अंगूर को सूख कर जब अंगूर किशमिश बन जाता है, तो यही कारण है कि जो नमकीन भोजन कोशिकाओं को जल खोने पर मजबूर करता है, क्योंकि क्या होता है, जो अंदर का पानी है अंगूर का वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर हम किसी अंगूर को इस तरीके से रख दें ज्यादा अति परासारी विलयन के अंदर, जहां पर जो वो है मतलब उसके अंदर जो घुली हुई चीज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए इन चित्रों में आपको अल्प परासारी विलयन, अति परासारी विलयन एवं सम परासारी विलयन दिखाई दे रहा है, और उनमें उस कोशिका का, जंतु कोशिका एवं पावदत्त कोशिका का क्या उसके आकार में परिवर्तन आया वह भी दिखाया जा रहा है। चलिए अब हम प्लाज्मा झिल्ली पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और इसमें हम एंडोसाइटोसिस, जिसे हम हिंदी में अंतर्ग्रहण भी कहते हैं, उस पर ध्यान अपना लगाते हैं। तो एंडोसाइटोसिस एक कोशिकीय प्रक्रिया है जिसमें कोशिका झिल्ली बाहरी वातावरण से भोजन और अन्य पदार्थों को घेरकर अंदर ले लेती है। इसके बाद इन पदार्थों को कोशिका के भीतर पहुंचने के लिए पुटिकाओं का निर्माण होता है। एंडोसाइटोसिस मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। पहली है फैगोसाइटोसिस, जिसे हिंदी में कहेंगे कोशिका का भक्षण। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, बड़े जो कण हैं या पूरी की पूरी कोशिका को अंतर्ग्रहण किया जाता है, यानी कि पूरी की पूरी कोशिका को खा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका भोजन के टुकड़ों को या अन्य कोशिकाओं जैसे बड़े कणों को पूरी तरीके से घेर लेंगी। ऐसा इसमें प्रतीत होगा कि मानो कोशिका अपने आसपास की किसी चीज का एक बड़ा सा निवाला ले रही हो। यह प्रक्रिया हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। फैगोसाइटोसिस का उपयोग करके हम प्रतिरक्षा कोशिकाएं, हमारी जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं वह हानिकारक रोगजनक जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उनको पहचान कर उन्हें निगल लेती है और नष्ट कर देती है, जिससे हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कोशिकाएं किस प्रकार सक्रिय रूप से शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। दिए गए चित्र में आपको एंडोसाइटोसिस के विभिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। तो चलिए, ये था एंडोसाइटोसिस। अब है अगला पिनोसाइटोसिस, या जिसे हम बोलेंगे कोशिका पीना। कोशिका का पीना यानी पिनोसाइटोसिस में कोशिका क्या करेगी, बाहरी तरल पदार्थ को उसमें घुले हुए पोषक तत्वों के साथ सोख लेगी। आप इस तरह से इसकी कल्पना कर सकते हैं कि कोशिका अपने आसपास की चीजों को पी रही है या सोख रही है। तो इस प्रक्रिया में जो नन्ही पुटिकाओं का निर्माण शामिल होता है, इन पुटिकाओं को छोटे बुलबुलों या पात्रों के रूप में आप समझ सकते हैं, जो कोशिका झिल्ली से अलग होकर भीतर की ओर टूटते हैं ताकि वे कोशिका के अंदर निगले गए तरल पदार्थों को ले जा सकें। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एक
टर्म है जिसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड अंतर्ग्रहण, यह विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कार्य करता है और जिससे प्रत्येक वस्तु अवशोषण के लिए अलग अलग उद्देश्यों और तंत्रों की इसके माध्यम से यह सेवा करता है। ठीक है, तो यह एक विशेष तंत्र होता है। इस तंत्र पर यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो आप जानेंगे कि यह कोशिका के लिए आवश्यक विशिष्ट अणुओं को लेने के लिए एक अधिक लक्षित तरीका है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में कोशिका अपनी सतह पर विशेष प्रोटीन, जिसे रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, उनका उपयोग करती है किसी विशेष पदार्थ को पहचानने के लिए और उससे बांधने के लिए। जब रिसेप्टर्स अपने विशिष्ट पदार्थों से जुड़ते हैं तो कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर मुड़ जाती है और उन पदार्थों को समेटते हुए एक पुटिका बनाती है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कोशिका केवल वही पदार्थ ग्रहण करे जिनकी उसे वास्तव में आवश्यकता है, जिससे यह कार्य प्रणाली अत्यंत कुशल और चयनात्मक बनी रहती है। दिए गए चित्र में फिर से आपको एंडोसाइटोसिस के विभिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। अब पुटिकाओं के निर्माण पर चलिए हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली की जो एंडोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया है उसके दौरान कैसे कोशिका झिल्ली अंदर की ओर मुड़ जाती है। कोशिका झिल्ली की कल्पना आप एक लचीले बैग के रूप में कर सकते हैं जो कोशिका के बाहर की सामग्री के चारों ओर लिपटता है और एक पॉकेट बनाता है। यह पॉकेट फिर कोशिका के अंदर से अलग हो जाता है, एक पुटिका नामक एक छोटे बुलबुले का निर्माण करता है। यही वह तरीका है जिससे कोशिका अपने आसपास के वातावरण से उन पदार्थों को लाती है जिनकी उसे आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों के अवशोषण में प्लाज्मा झिल्ली और एंडोसाइटोसिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। यदि हम ध्यान दें तो आप देखेंगे कि एंडोसाइटोसिस या जिसे अंतर्ग्रहण भी कह रहे हैं, इसके द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए यह जो तरीका है ये काफी आवश्यक होता है और कई एक कोशिकीय जीवों में पोषक तत्वों का अवशोषण काफी महत्वपूर्ण होता है और बहुकोशिकीय जीवों में भी पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए एवं संकेतन के लिए यह जो तरीका है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो एंडोसाइटोसिस या अंतर्ग्रहण निरंतर होता रहता है, बिना किसी नियंत्रण के नहीं होता। ठीक है, और कोशिका यह सावधानी पूर्वक नियंत्रित करती है कि कब और कितनी सामग्री को वह अवशोषित करेगी। तो यह जो नियंत्रण है वह कोशिका के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इससे बचाव होता है कि वह बहुत अधिक या गलत पदार्थ अवशोषित ना करे जो कि हानिकारक हो सकता है। तो अब अंतः कोशिकीय अवशोषण को समझ लेते हैं। यह जो तरीका है अंतः कोशिकीय अवशोषण, यह चिकित्सा अनुसंधान में काफी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अपने इस ज्ञान का उपयोग दवा प्रदान करने की प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए करते हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं को या ऊतकों को लक्षित कर सकती है। उदाहरण के लिए कुछ दवाओं को इस तरह से पैक किया जाता है कि वे कोशिकाओं में अधिक प्रभावी ढंग से प्रवेश कर सकें, जिससे रोगों के उपचार में सुधार हो। एंडोसाइटोसिस कोशिकाओं के संचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिग्नलिंग अणुओं और रिसेप्टर्स को आंतरिक रूप से लेकर कोशिकाएं अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया दे सकती हैं और अन्य कोशिकाओं के साथ गतिविधियों को समन्वित कर सकती हैं। यह वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं और विकास जैसी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो संक्षेप में यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली केवल एक बैरियर नहीं है, बल्कि कोशिका के जीवन में एक सक्रिय प्रतिभागी है जो पोषण तत्वों के अवशोषण, नियमन, चिकित्सा अनुप्रयोगों और संचार में सहायता प्रदान कर। तो अब इसकी दूसरी जो भूमिका है वह है रोग जनन में। तो आप देख पाएंगे कि कुछ रोग जो हैं वह जनित्र कर्मी जीवाणु और वायरसेस कैसे कोशिका की अपनी प्रक्रियाओं का उपयोग करके अंदर जा सकते हैं। इसकी जो अपनी प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा ही यह रोगजनक जीवाणु और वायरस अंदर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? वह इस तरीके का एंडोसाइटोसिस या अंतर्ग्रहण जिसे कहते हैं उसका लाभ उठाते हैं, जो कोशिका के बाहर से कुछ निगलने जैसा जो होता है अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरह से छिपकर ये जो रोगजनक होते हैं जीवाणु और वायरस यह कोशिका के अंदर चले जाते हैं और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली से छिप भी जाते हैं और मेजबान कोशिका के अंदर
अपने आप अपनी वृद्धि भी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बैक्टीरिया और वायरस इस चाल का उपयोग करने में काफी निपुण होते हैं। ये कोशिका की जो यह प्रक्रिया है अंतर्ग्रहण वाली, उसका उपयोग कर लेते हैं और यही कारण ऐसा होता है कि कुछ संक्रमण लड़ने में इतने कठिन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यह जीवाणु और वायरस इसी प्रक्रिया के द्वारा लगातार अंदर जाते रहते हैं कोशिका। तो आप इसको समझने के लिए अमीबा का उदाहरण ले सकते हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अमीबा क्या करता है, अपनी झिल्ली से भोजन के कणों को घेर लेता है और उसे अंदर ले लेता है। ठीक उसी तरीके से कोई कोशिका गलती से किसी रोगजनक को भी तो अंदर ले सकती है ना? और यह इसी प्रक्रिया के द्वारा लेगी, अंतर्ग्रहण के द्वारा, और यह कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने जैसी ही सामान्य प्रक्रिया होगी। लेकिन कभी कभी रोगजनक इसका दुरुपयोग करते हैं और कोशिका के अंदर आ जाते हैं। चलिए अब हम गतिविधियों पर नजर डालेंगे। पहली गतिविधि करेंगे, गतिविधि 5.3। इस गतिविधि में हमें एक अंडे का खोल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोलकर उसको हटा देना है। पहला हमें ये काम करना है इस गतिविधि के लिए। उसके बाद आपको पता है ये जो खोल होता है अंडे का, ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अब इसके हटने के बाद उसके ऊपर एक पतली लचीली बाहरी त्वचा होती है अंडे के ऊपर, जिसे हम बाहरी झिल्ली कहते हैं। तो अंडे को हम क्या करेंगे, इसके बाद शुद्ध पानी में डालेंगे और 5 मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे कि आखिर क्या होगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद आप देखेंगे कि अंडा फूल जाता है, क्योंकि परासरण की प्रक्रिया के द्वारा जिस जल में हमने अंडे को रख दिया था वो जल अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम एक दूसरा छिलका रहित अंडा लेंगे और उसको पहले वाले को तो हमने केवल पानी में रखा था, शुद्ध पानी में। अब दूसरे अंडे को हम एक नमक के सांद्र घोल में रखकर 5 मिनट तक उसका निरीक्षण करेंगे। 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि वो अंडा जो हमने सांद्र नमक के घोल में रखा था वो अंडा सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि नमक का जो घोल है वो उसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है और अंडे के आंतरिक भाग की तुलना में अधिक है, तो अंडे के अंदर का पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए अंडा सिकुड़ जाता है। अब एक्टिविटी 5.3 पर चलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, शुद्ध पानी में अंडा रखना होगा। सबसे पहले एक अंडा शुद्ध पानी में रखना है और फिर हमें अवलोकन करना है क्या होगा। हमने देखा कि अंडा फूल जाता है। क्यों फूला, इसकी व्याख्या क्या रहेगी कि अंडे की जो झिल्ली है जो कि अर्ध पारगम्यता के साथ होती है, वह फिल्टर या छन्नी की तरह काम करती है। कुछ चीजों को गुजरने देती है जबकि कुछ चीजों को रोकती है। तो झिल्ली पानी को अंदर और बाहर जाने देती है, लेकिन बड़े अणुओं को यह क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो अंडे की सामग्री में क्या है, शुद्ध जल की तुलना में जो विलेय है उसकी सांद्रता अधिक होती है। अंडे के अंदर क्या होती है, शुद्ध पानी की तुलना में विलेय की सांद्रता अलग है। तो इसीलिए जो जल के अणु हैं वह प्राकृतिक रूप से बाहर से गति करके अंडे की ओर चले जाते हैं, यानी कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। जल बाहर जल की सांद्रता अधिक है, अंडे के अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की ओर अपने आप गति कर लेते हैं और यह गति करके अंदर की तरफ जाते हैं, जिससे क्या होता है, यह जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है उसके माध्यम से परासरण विधि के द्वारा धीरे धीरे जल के अणु अंदर जाते हैं और इसी कारण से, और तब तक जाएंगे ये जब तक कि दोनों की तरफ की सांद्रता को यह समायोजित ना कर लें। ठीक है, और जैसे जैसे अंडे के भीतर पानी प्रवेश करेगा अंडा फूलता जाएगा। तो जल का यह प्रवेश अंडे के आकार को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अंडे का यह फूलना परासरण की प्रक्रिया के कारण होता है। ये देखिए इस चित्र में आपको दिखाया गया है अंतः परासरण। अब दूसरा है हमारे पास, यदि हम सांद्र नमक के घोल में अंडे को डालेंगे तो क्या होगा। तो इसका अवलोकन ये रहेगा कि अंडा सिकुड़ जाएगा, यानी अपने आकार से छोटा हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि अंडे ने अपना पानी खो दिया है। ऐसा क्यों होगा, इसकी क्या व्याख्या है? इसकी व्याख्या यह है कि सांद्र नमक के घोल में अंडे की तुलना में अधिक विलेय पदार्थ है, यानी अधिक नमक है। तो जो जल के अणु हैं वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे। कम सांद्रता कहाँ है, अंडे के आंतरिक भाग में। अधिक सांद्रता कहाँ है, नमक के घोल में, यानी बाहर की तरफ। तो जो जल के अणु हैं वो अंडे से बाहर की तरफ गति करने लगेंगे और पुनः यह परासरण के द्वारा ही होगा, लेकिन इस
वाली गतिविधि में परासरण विपरीत दिशा में हो रहा है, यानी कि जल का वही प्रवाह हो रहा है और इसी कारण से अंडा सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये देखिए वही परासरण के कारण अंडा सिकुड़ गया जब हमने उस अंडे को लवण जल में रखा। अब आपकी पाठ्य बुक में एक और गतिविधि दी हुई है, गतिविधि 5.4, इसको देख लेते हैं। इस गतिविधि में हमें कुछ सूखी किशमिश या खुबानी लेनी है और उसे सादे पानी में डाल देना है। इन सूखे मेवों को छोटे स्पंज की तरह समझें जो अपने आप पानी सोख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद उनको फिर चीनी या नमक के सांद्र घोल में रखना है। ठीक है, तो ये हमें काम करना है इस गतिविधि के लिए और फिर जो भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे उनका अवलोकन हमको करना है। ठीक है, तो जब सूखे मेवे को सादे पानी में डालते हैं तो परासरण की प्रक्रिया से क्या करेंगे, पानी को अवशोषित कर लेंगे और फूल जाएंगे। हालांकि जब हम फूले हुए फल को चीनी या नमक के सांद्र घोल में डालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यह अपना पानी खो देंगे और सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है वह समझ लेते हैं। यह अवलोकन परासरण की प्रक्रिया का वर्णन करेगी यह जो गतिविधि है। तो इसमें हमें वास्तव में सूखे मेवे को पहले सादे पानी में डालना है। सूखे मेवे फलों के भीतर विलेय पदार्थ मुख्य रूप से शर्करा की सांद्रता बाहर के सादे पानी की तुलना में बहुत अधिक होती है। दूसरी ओर फल के बाहर के जल में विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत कम होती है। यह मुख्य रूप से शुद्ध जल होता है। तो पानी के अणु बाहर से फल कोशिकाओं के अंदर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो सूखे मेवे हैं वह फूलने लगते हैं और गोल गोल हो जाते हैं। आपने कभी किशमिश भिगो के देखी ही होगी। यदि हम किशमिश को पानी में भिगो दें तो वो कुछ समय के बाद बड़ी हो जाती है और नरम हो जाती है। यह किस कारण होता है, परासरण के द्वारा। और यह परासरण की क्रिया एक दृश्यमान क्रिया होती है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। यह जो विशिष्ट क्रिया है इसे हम एंडो ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस में पानी कोशिका के अंदर जाता है जिससे वह फूल जाता है। तो अंतः परासरण या एंडोऑस्मोसिस का चित्र आपको दिखाया गया है। अब हमें करना है दूसरा, यानी कि यह जो फलों को, फल जो फूले हुए फल हैं या जो नॉर्मल फल हैं, इनको हम रखेंगे सांद्र चीनी के घोल में या फिर नमक के घोल में। जब इसमें रख देंगे तो क्या होगा, फल के बाहर के घोल में चीनी या नमक की सांद्रता फल की कोशिकाओं के अंदर की तुलना में बहुत अधिक है। तो क्या होगा, तो जल के जो अणु हैं वह फल की कोशिकाओं से बाहर सांद्रित विलयन की ओर गति करने लगेंगे, है ना, गति करने लगेंगे बाहर की ओर। जैसे जैसे फल की कोशिकाएं पानी छोड़ेंगी फल सिकुड़ने लगेंगे और झुर्रीदार हो जाएंगे। आपने कभी अचार या मुरब्बा बनाया हो तो आपने यह देखा होगा कोशिकाएं कैसे अपना पानी खो देती हैं और उसकी संरचना ढहने लगती है जिससे फल छोटा हो जाता है और झुर्रीदार दिखाई देने लगता है। यह प्रक्रिया जिसमें पानी कोशिका से बाहर उसे घेरते हुए विलयन में चला जाता है वही परासरण कहलाती है। आप यदि याद रखें, एक्सो का अर्थ होता है बाहर। ठीक है, इसीलिए वही परासरण में हमेशा पानी कोशिका से बाहर की ओर ही गति करेगा। ठीक है, वही परासरण में यह जो वही टर्म है वह है बाहर, तो बाहर की तरफ ही करेगा। तो यह एक शानदार उदाहरण है जो बताता है कि कोशिकाएं अपने आसपास के वातावरण के प्रति किस प्रकार प्रक्रिया देती है। दिए गए चित्र में वही परासरण दिखाया गया है। अब हम अपनी पाठ्य बुक की एक और गतिविधि देखते हैं, 5.5। यह गतिविधि आपको स्कूल के पुस्तकालय या इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है और आप इसकी जानकारी लें और उसके बाद अपने निष्कर्षों पर अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो चलिए इस गतिविधि का भी हम निरीक्षण कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है यह एक अत्यधिक शक्तिशाली इमेजिंग उपकरण है जो वस्तुओं की विस्तृत छवियां बनाने के लिए प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की पुंज का उपयोग करती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग विज्ञान उद्योगों में अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुत अनिवार्य होता है। यदि किसी जीव विज्ञानी को अपने लिए कोशिकाओं के अंदर की छोटी संरचनाएं देखनी है, कोई जीवाणु देखना है, कोई कोशिकांग का अध्ययन करना है, तो उनको इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को
का उपयोग करना ही होगा। यह पुस्तक में छोटे अक्षरों में लिखे गए ठीक-ठीक शब्दों को पढ़ने के लिए एक आवर्धन लेंस जैसा है। ठीक है? तो इनका अनुप्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। दूसरा, इनका उपयोग सामग्री विज्ञान में भी किया जाता है। कई वैज्ञानिक धातुओं, प्लास्टिकों जैसी कुछ सामग्रियों की सतह, उनकी आंतरिक संरचना की सूक्ष्म जांच करते हैं। तो उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की उनको आवश्यकता होती है। उन्हें यह समझना होता है कि कोई पदार्थ कैसा व्यवहार करता है, उसे और कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है। मैकेनिकल इंजन के हिस्सों का निरीक्षण भी किया जाता है, यह देखने के लिए कि वो एक दूसरे के साथ आखिर कैसे फिट हो सकते हैं। तो यह दूसरा अनुप्रयोग हुआ। तीसरा है चिकित्सा अनुसंधान में। यहाँ पर बैक्टीरिया जो वैज्ञानिक हैं वह वायरस, बैक्टीरिया, ऊतकों की जो विशिष्ट संरचना है उनका गहन अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं और इसके कारण वह बीमारियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उसके लिए नए उपचार विकसित कर पाते हैं। ठीक है? तो डॉक्टरों के लिए तो यह किसी सुपर पावर लेंस की तरीके से हुआ ताकि वह बीमारियों के काम करने के तरीके के गुप्त सुराग खोज सकें। चौथा है नैनो टेक्नोलॉजी में। तो नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो प्रौद्योगिकी में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसको जो शोध करता है परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर वस्तुओं को देखने, उनमें बदलाव करने की अनुमति देते हैं। पांचवा है गुणवत्ता नियंत्रण में। तो यह जो है कई उद्योग ऐसे होते हैं जो अपने उत्पादों में उन सूक्ष्म दोषों की जांच करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं जो बाद में बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। जैसे यदि किसी हीरो को बेचने से पहले उसे उसमें बारीक खामियों को पहचानने के लिए आवर्धन लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी समान। और अंत में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग फोरेंसिक विश्लेषण में भी किया जाता है। जांचकर्ता अपराधों को सुलझाने के लिए सूक्ष्म स्तर पर अपने साक्ष्यों को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि बाल हो गए, कोई रेशे हो गए या अवशेषों का विश्लेषण करना। तो चलिए अब इस सत्र को हम सारांशित करेंगे। कोशिका के 3 प्रमुख घटक हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने कोशिका भित्ति के बारे में जाना, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, जो क्या है, कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका की आंतरिक सामग्री और बाहरी वातावरण को अलग करती है। तीसरा हमने पढ़ा कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्यता दिखाती है, यानी कि यह कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देगी या कुछ ही पदार्थों को बाहर जाने देगी। ठीक है, जैसे कि पोषक तत्वों को यह अंदर आने देगी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगी। चौथा हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली के पार विसरण के माध्यम से चलते हैं, जहां एक प्रक्रिया पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर कैसे जाती। हमने विसरण के बारे में जाना। हमने देखा कि विसरण कोशिका और उसके वातावरण के बीच गैसों के आदान प्रदान के लिए भी काफी आवश्यक है। और हमने यह भी जाना कि प्लाज्मा झिल्ली के पार जल की गति विसरण के सिद्धांत का पालन करती है, एक प्रक्रिया के माध्यम से, जिसे हम परासरण कहते हैं, जो विलय की सांद्रता पर निर्भर करती है। हमने यह भी आपके साथ चर्चा की कि जब पानी एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के पार उच्च विलय सांद्रता क्षेत्रों की ओर बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है। परासरण का प्रभाव वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि कोशिका किस प्रकार के विलयन में मौजूद है। हमने अल्प परासी विलयन के बारे में बात की, जब बाहर जो जल है उसकी सांद्रता अलग हो, बाहर जल की सांद्रता अधिक हो, और जो कोशिका में जब कोशिका में वही जल अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, सांद्रता बाहर अलग है तो कोशिका फूल जाएगी, और यह होगा अल्प परासी विलयन के द्वारा। दूसरा है सम परासी विलयन, जब कोशिका के अंदर और बाहर पानी की सांद्रता बराबर हो तो फिर कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा हमने विलयन पढ़ा अति परासी, जब बाहर जल की सांद्रता कम हो कोशिका से तो जल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे वह सिकुड़ जाएगी। अंत में हमने परासरण का एक विशेष प्रकार विसरण भी पढ़ा, जिसमें केवल जल का झिल्लियों के आर पार गतिमान होना शामिल है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कोशिकाओं को जल और विलेय पदार्थों के सही संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। अब चलिए एनसीईआरटी पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं।
कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे पदार्थ किस प्रकार अंदर और बाहर गति करते हैं, इस पर चर्चा हमें करनी है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें कोशिका झिल्ली पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। यह कोशिका झिल्ली क्या है? यह चयनात्मक रूप से पारगम्यता दिखाती है, जिसका अर्थ हुआ कि यह एक फिल्टर की तरह काम करती है। कुछ पदार्थों को गुजरने देगी जबकि दूसरों को रोक सकती है। तो यह चयनात्मक गति कोशिका के अंदर पदार्थों का सही संतुलन बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। अब यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान एक अवशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न होती है, तो जिसका उपयोग कोशिका भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करती हैं। क्योंकि कोशिका निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही होती है, तो कोशिका के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी। तो फिर कोशिका के भीतर या इस एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर उत्सर्जन होना काफी अनिवार्य हो जाएगा। तो कोशिका के बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका के आंतरिक भाग की तुलना में कम होगी। इसीलिए विसरण प्रक्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोशिका के अंदर से बाहर की ओर चली जाए। ठीक है, तो यह तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में था। अब जल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा, ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन कोशिका के अंदर किस प्रकार प्रवेश करेगी? ऑक्सीजन विसरण द्वारा ही कोशिका में प्रवेश करेगी, क्योंकि कोशिका के भीतर ऑक्सीजन की सांद्रता बाहर की तुलना में कम है, बाहरी वातावरण में ज्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से वह बाहर से अंदर आएगी। ठीक है, यदि हम जल की गति की बात करें तो जो जल के अणु हैं वह प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली एक चयनात्मक द्वारपाल की तरह कार्य करती है, जो केवल विशिष्ट पदार्थों को ही आने जाने की अनुमति देती है। इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, क्योंकि यह जल को तो आर पार जाने देती है परंतु सभी पदार्थों को नहीं। जल की इस विशिष्ट गति को परासरण कहते हैं। परासरण को इस तरह से समझ सकते हैं कि जल झिल्ली के दोनों ओर सांद्रता को संतुलित करने के लिए एक फिल्टर के माध्यम से दबाव डालता है। कोशिका की कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसके आर पार होने वाले जल की गति जल में घुले हुए विलेय पदार्थ जैसे शर्करा और नमक हो गए कि उनकी मात्रा से सीधे प्रभावित हो। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर समझ लेते हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को नियमित करती है, उसके आवागमन को नियमित करती है। इसके आधार पर प्लाज्मा झिल्ली केवल क्या करेगी? कुछ पदार्थों को प्रवेश करने की अनुमति देगी, जबकि दूसरों को अंदर या बाहर जाने से रोक सकती है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज जैसे पोषक तत्व होते हैं उनको अंदर आने देगी, लेकिन हानिकारक पदार्थों को अंदर नहीं आने देगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा है, विसरण और परासरण के क्रियात्मक तंत्र और कोशिका के कार्यों में उसकी विशिष्ट भूमिकाएं किस प्रकार भिन्न हैं? तो अपने उत्तर को समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, विसरण और परासरण दोनों ही प्रक्रियाओं में जो अणु हैं वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करेंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, अब यदि हम विसरण पर ध्यान केंद्रित करें तो विसरण किसी भी प्रकार के अणु जैसे गैस या छोटे वसा में घुलनशील पदार्थों की प्लाज्मा झिल्ली के पार सामान्य गति करते हैं। इसे हमेशा झिल्ली की इस तरीके में हमेशा झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह अक्सर एक झिल्ली के पार ही होता। ठीक है, जबकि ये जो परासरण है, परासरण विशेष रूप से जल अणुओं की चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के माध्यम से ही गति को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसमें पानी के जो अणु हैं उनकी गति एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के माध्यम से ही उच्च पानी वाली सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न पानी की सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाएगी। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा यह है कि विलायक अणुओं की कुल गति एक चयनात्मक बैरियर के माध्यम से उनके सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना की व्याख्या करें और
यह बताएं कि यह एक चयनात्मक रूप से पारगम्य अवरोधक के रूप में अपने कार्य में कैसे योगदान देती। तो चलिए इस प्रश्न के हल को समझ लेते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इसमें प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। यह जो बाइलेयर है वो एक सैंडविच की तरह रहती है, जिसमें प्रोटीन व अन्य अणु इधर से उधर छितरे हुए रहते हैं। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, इसकी व्यवस्था पर यदि हम ध्यान केंद्रित करें तो आप पाएंगे कि यह जल विरक्त होते हैं, यानी कि जल से बचने वाले होते हैं। इनकी पूंछें आंतरिक की ओर इशारा करती हैं, यानी पानी से दूर रहना चाहती हैं, जबकि इनका जो सिर है वह जल स्नेही होता है या फिर पानी को पसंद करने वाला होता है, या तो यह कोशिका के अंदर और बाहरी जल वातावरण के ओर उन्मुख रहता है। आंतरिक हिस्सा पानी को बाहर रखता है, जबकि बाहरी हिस्सा पानी के साथ परस्पर क्रिया करता है। तो इसी संरचना के कारण प्लाज्मा झिल्ली यह नियंत्रित कर पाती है कि कोशिका में क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे अध्रुवीय अणु झिल्ली के माध्यम से आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन बड़े और आवेशित अणु को अंदर जाने के लिए विशिष्ट प्रोटीन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यह चयनात्मक प्रक्रिया कोशिका के लिए स्थायित्व बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका अर्थ होता है अपनी आंतरिक स्थितियों को संतुलित करना। तो ध्यानपूर्वक यह चुनकर कि क्या प्रवेश करता है और क्या निकलता है, कोशिका ठीक से कार्य कर सकती है। दिए गए चित्र में आपको कोशिका झिल्ली दिखाई गई है। अब इस सत्र के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। हमने इस सत्र में जाना कि हर कोशिका का निर्माण कैसे होता है, उसके मूलभूत घटक कौन से हैं, यानी प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य उसके मूलभूत घटक हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली कैसी है? यह कोशिका की बाहरी परत है और यह तय करती है कि क्या अंदर आ सकता है, क्या बाहर जा सकता है। प्लाज्मा झिल्ली को हम चयनात्मक रूप से पारगम्य कहते हैं। इसका मतलब है कि यह केवल निश्चित पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश करने देगी या फिर निकास की अनुमति देगी। यह चयनात्मक नियंत्रण कोशिका को पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का सही संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। फिर हमने विसरण के बारे में भी जाना। विसरण क्या था? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में पदार्थों की गति। तो कोशिकाओं में यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसों को अंदर बाहर करने में की जाती है, जो सांस लेने और ऊर्जा उत्पादन के लिए काफी आवश्यक होती है। हमने परासरण के बारे में भी जाना। परासरण क्या है? यह विसरण का ही एक विशिष्ट प्रकार है, जिसमें एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं की गति होगी। परासरण कोशिकाओं पर पर्यावरण के आधार पर अलग अलग प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि यदि अल्प परासरी माध्यम है तो इस स्थिति में जल कोशिका के भीतर प्रवेश करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। यदि विलयन सहपरासरी है, समपरासरी है, तो इस स्थिति में जल की कोई शुद्ध गति नहीं होगी, जिसके कारण कोशिका का आकार जैसा है वैसा ही बना रहेगा। अगर विलयन अतिपरासरीय है तो उस स्थिति में जल कोशिका से बाहर निकल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका सिकुड़ जाएगी। चलिए अब आपके सामने कुछ रोचक प्रश्न रखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अपने तंत्र और परिणामों के संदर्भ में विसरण और परासरण की प्रक्रियाओं की तुलना करें और विपरीत भी बताएं। ये जो प्रक्रियाएं हैं कोशिका के स्थायित्व को बनाए रखने में कैसे योगदान करती हैं, इसके बारे में। दूसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछना चाहते हैं हम कि कोशिका के चयापचय कार्यों और समग्र स्वास्थ्य पर अति सांद्र वातावरण के प्रभावों का मूल्यांकन करें। ऐसी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए कोशिका कौन कौन से रणनीति अपना सकती है, इसके बारे में भी विचार करें। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं सोचने हैं और घर पर ही इनका अभ्यास करना है। तो ये था आज का सत्र, जिसमें हमने बात की कोशिका की और परासरण एवं विसरण की। अगले कुछ नए टॉपिक्स के साथ अगले सत्र में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक आप सब अपना बहुत ध्यान रखें।
आपका ध्यान लगाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।